सत्यदेव का परिवार इन दिनों सफलता की ऊंचाइयां छू रहा था। बड़ा बेटा लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर, मझला बेटा बिल्डर और छोटा बेटा अपने बड़े भाइयों का सहयोगी। लगातार पैसे की आवक से सत्यदेव के परिवार के लोगों के रहन सहन में भी आश्चर्यजनक ढंग से बदलाव आया था। केवल 3 साल पहले सत्यदेव का परिवार सामान्य खाता पीता परिवार था। बड़ा बेटा समीर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगा था, तो मझला बेटा सुजय एक बिल्डर के यहाँ सुपरवाइजर बनकर 2,500 रुपये की नौकरी करता था। छोटा बेटा संदीप कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में लगा था। सत्यदेव सरकारी विभाग में अकाउंटेंट के पद से रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने जीवन के पूरे सेवा काल में कभी रिश्वत नहीं ली थी। इस कारण उन्हें अपनी ईमानदारी पर गुमान था। 2 साल के अंतराल में समीर लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर बन गया, तो सुजय बैंक वालों की मदद से कॉलोनाइजर बन गया। उधर संदीप का बतौर कॉन्ट्रैक्ट पंजीयन कराकर समीर उसके नाम से अपने विभाग में ठेके लेकर भ्रष्टाचार के रकम बटोरने लगा। उधर कॉलोनाइजिंग के बाजार में एडवांस बुकिंग कराने वालों में सुजय ने अपनी इमेज बनाई, तो घर में पैसा बरसने लगा। पैसा आया तो दिखा भी। पहले घर, फिर कार और फिर ऐशो आराम के साधन जुटने लगे। सत्यदेव अपने परिवार की समाज में बढ़ती प्रतिष्ठा को देख फूले नहीं समाते। दोनों बेटों समीर व सुजय का विवाह भी उन्होंने हैसियत वाले परिवारों में किया था। संयुक्त परिवार में 2 बहुओं के आने के बावजूद एकता बनी रही, तो कारण दोनों भाइयों की समझ बूझ थी। शाम के समय सत्यदेव पार्क में अपने दोस्तों के साथ बैठे राजनीतिक चर्चा में मशगूल थे। तभी बद्री प्रसाद ने कहा, आजकल आपके बेटों की चर्चा बहुत हो रही है। सत्यदेव जी, आपको पता है कि नहीं? सत्यदेव ने तुनक कर कहा, चलो मुझे पता नहीं तो अब आप ही बता दो। अरे, आजकल आपके बड़े बेटे द्वारा घटिया सामग्री से बनवाई सड़क की खूब चर्चा है। दोनों लोक निर्माण मंत्री दौरे पर आए थे, तो जांच के आदेश देकर गए हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है। सत्यदेव ने नाराज़गी जाहिर की। वह मेहनती है, इसलिए लोग उससे जलते हैं। सत्यदेव जी, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। ओंकार नाथ बोले, कल कुछ लोग कलेक्टर के पास आपके मझले बेटे की शिकायत लेकर गए थे। जनाब ने एक प्लॉट को 2 लोगों को बेच दिया है। ओंकार नाथ जी, मेरे परिवार की तरक्की लोगों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। इस कारण कुछ लोग फिजूल की बातें करते रहते हैं। यह कहते हुए सत्यदेव पैर पटकते घर की ओर चल पड़े। रात के 9 बज रहे थे। शाम को हुई बातों से सत्यदेव का मन खिन्न था। बड़ा बेटा समीर मोटरसाइकिल से आया और उसे खड़ा कर घर के भीतर जाने लगा, तो सत्यदेव बोले, बेटा 5 मिनट तुमसे अकेले में बात करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहिए बाबूजी। बेटा, आज पार्क में बद्री प्रसाद बता रहा था कि तुमने सुजय ने फ़ोन रखा, तो सामने सत्यदेव खड़े थे। बेटा, बिल्डिंग के काम में कलेक्टर क्या करते हैं? बापूजी, कुछ लोग कलेक्टर के पास मेरी शिकायत लेकर गए थे। सत्यदेव ने बेटे की बात को बीच में काटकर कहा, एक ज़मीन को 2 लोगों के नाम रजिस्ट्री की बात को लेकर। हाँ, पर आपको कैसे पता चला बापूजी? खैर, मैं मैनेज कर लूँगा, कहकर सुजय अंदर चला गया। क्या बात है, समीर भी कहता है मंत्री को मैनेज कर लेगा, सुजय भी कलेक्टर को मैनेज कर लेगा। सत्यदेव मन ही मन विचार करने लगे। थोड़ी देर बाद सत्यदेव ने देखा कि समीर एक छोटा ब्रीफकेस लेकर निकला। 10 मिनट बाद सुजय भी एक ब्रीफकेस लेकर जाते दिखा। लगता है बद्री प्रसाद और ओंकार नाथ ठीक बोल रहे थे। सत्यदेव मन ही मन बुदबुदाए। रात के 3 बज रहे थे।
सत्यदेव के कान मोटरसाइकिल और कार की आवाज़ सुनने के लिए बेचैन थे। अचानक जीप रुकने की आवाज़ आई। उन्होंने लपककर दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाहियों के साथ सुजय खड़ा था। बेटा सुजय, यह सब क्या है? मैं बताता हूँ आपको, इंस्पेक्टर ने कहा। जनाब ने एक एडिशनल कलेक्टर को प्लॉट बेचा था। 1 सप्ताह पहले वह अपना प्लॉट देखने गए तो वहाँ किसी और का मकान बन रहा था। उन्होंने अपने कलेक्टर मित्र को खबर दी। यह जनाब कलेक्टर को रिश्वत देने चले थे। रंगे हाथ पकड़े गए हैं। यह रहा सर्च वारंट और हमें सब आपके घर की तलाशी लेनी है। कहते हुए इंस्पेक्टर और चारों सिपाही घर में घुसकर तलाशी लेने लगे। बाबूजी, मुझे बचा लीजिए। सुजय, यह गलत काम करने की ज़रूरत क्या थी? बाबूजी, गलती तो हो गई है। आप समीर को बुलाइए, उसकी बहुत जान पहचान है। वह सत्यदेव ने समीर को फ़ोन कर शीघ्र घर आने को कहा। थोड़ी ही देर में समीर घर पहुंच गया। सत्यदेव ने पुलिस के घर में होने की जानकारी दी। बाबूजी, इंस्पेक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर है बेटा। समीर अंदर दाखिल हुआ। इंस्पेक्टर को देखकर बोला, एक्सक्यूज़ मी सर, मैं समीर, सुजय का बड़ा भाई। आपसे कुछ कहना है। क्या घूस देना चाहते हो? एक भाई तो इसी में पकड़ा गया है। चले थे कलेक्टर को रिश्वत देने। सर, जमाना ही ऐसा है, हम गलती मान रहे हैं। आप कोई रास्ता तो बताइए। काफ़ी समझदार हो। देखो दोस्त, सर्च में कमी कर लेंगे, उसका अलग लेंगे। आपके भाई को जमानत कोर्ट से मिलेगी। इस काम के लिए 2 पेटी लगेगी। 2 मिनट रुकिए। सुनो मिस्टर, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं, समझे? इंस्पेक्टर ने अकड़ दिखाई। समीर ने कमरे से बाहर आकर सुजय को बताया। सुजय, इंस्पेक्टर 2 पेटी जांच न करने की मांग रहा है। बाकी तुम्हारी जमानत कोर्ट से होगी। मेरे को बचा लीजिए। रास्ता बता दें तो 1 पेटी और दे देंगे। सत्यदेव दोनों बेटों की बात सुन रहे थे। वह भयभीत और संकुचित थे। तभी दोनों बहुएं और बच्चे भी उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। तभी समीर उठकर अंदर गया। सर, पैसा तैयार है। कहाँ लेंगे कल बताऊंगा। और हाँ सुनो, इस घर के कागजात और पैसे आधे घंटे में कहीं और भेज दो, समझे? सर, सुजय मेरा छोटा भाई है, उसको गिरफ्तार नहीं करते तो देखो भाई, उसके खिलाफ तो कलेक्टर गवाह है, उसे जमानत कोर्ट से ही मिलेगी। सर, बहुत बदनामी होगी। कैसे भी कुछ कीजिए। आप बिल्कुल भोले हैं। आपके भाई को अब 10-20 लाख रुपए भी छुड़ा नहीं सकते। हाँ, एक रास्ता मैं बताता हूँ। जमानत कराने के लिए जज को मैनेज कर लो। रामधन गुप्ता एडवोकेट है, सुबह बात कर लो। सुनो, घर से बाहर के 2 लोगों को बुलाइए, पंचनामा बनाना है। कागजी कार्रवाई कर पुलिस सुजय को लेकर चली गई। समीर भी उनके साथ चला गया। सत्यदेव धन्न से सोफे पर बैठ गए। आंखें जो अब तक नम थी वे बह निकली। आंखों के सामने लाचार सुजय का चेहरा घूम गया। रश्मि सत्यदेव के बाजू में सिसक रही थी। बड़ी बहू उसे ढांढस बढ़ा रही थी। सत्यदेव की समझ में नहीं आ रहा था कि कल सुबह किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे। सुबह होते ही यह बात सब जगह फैलेगी। मोहल्ले के लोग मज़े लेने आएंगे। रश्मि बेटा और सुजाता, तुम दोनों बच्चों के लेकर सुबह होने से पहले अपने अपने मायके चली जाओ। जैसे ही सब कुछ ठीक होगा वापस आ जाना। बाबूजी, इस मुसीबत में मैं मायके चली जाऊं, खबर तो वहां भी पहुंचेगी। रश्मि ने परेशानी के साथ कहा। बाबूजी, जब पैसा आ रहा था तो सबको अच्छा लग रहा था। अब परेशानी आई है तो यहीं रहकर झेलेंगे। ठीक है, जाओ, बच्चों को सुला दो। हाँ, इन्हें कल स्कूल मत भेजना। सुबह की पहली किरण फूटी तो पैर में चप्पल डालकर सत्यदेव सोमनाथ वकील के यहाँ चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर
कॉल बेल बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, ठहरो, भगोना लेकर आ रही हूँ। दरवाज़ा खुला। सामने सत्यदेव को खड़ा देखकर मिसेज सोमनाथ झेप गई। रामधन गुप्ता वकील है, वहीं जज को मैनेज कर सकते हैं। सत्यदेव, यह सब फालतू की बात है। फिर भी अगर वह मैनेज कर लेता है तो अच्छा ही है। हाँ, उससे अगर काम नहीं होता है तो जेल में डॉक्टर किशोर मेरा भतीजा है, उसे कहकर सुजय को अस्पताल में 2 दिन के लिए शिफ्ट कराने की कोशिश करेंगे और सोमवार को जो तुम्हारे बेटे की जमानत हो जाएगी, ऐसा मैं कर सकता हूँ। तुम रामधन गुप्ता के यहाँ जाओ। कहाँ रहते हैं वह? शंकर टावर के फ्लैट नंबर 117 में। ठीक है, मैं वहाँ काम होने के बाद तुम्हें फ़ोन करता हूँ। सत्यदेव ऑटो से जब रामधन के घर पहुँचे तो वहाँ भी भीड़ देखकर वह हतप्रभ रह गए। ऑफिस में घुसने लगे तो सामने बैठे व्यक्ति ने उन्हें रोककर पूछ लिया, क्या अपॉइंटमेंट है? नहीं, मुझे इंस्पेक्टर घोरपड़े ने भेजा है। अरे, तब तो आप खास व्यक्तियों में हैं। आप बस मेरे पीछे पीछे चलिए। सत्यदेव उस आदमी के साथ पिछले दरवाजे से एक सुसज्जित ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। आप बैठिए, रामधन जी आते आधे घंटे में यहाँ आएंगे। सत्यदेव कुर्सी पर बैठ गए। आंखें बंद की तो रात की घटनाएं किसी चलचित्र की तरह उनकी आंखों के सामने घूमती रही। इंस्पेक्टर घोरपड़े का फ़ोन मेरे पास आया था। देखिए, जमानत के लिए 1 लाख रुपए एडवांस लेता हूँ। लोअर कोर्ट से 12:30 बजे जमानत रद्द होगी। सीजीएम के यहाँ प्रार्थना पत्र लगाएंगे और शाम 7 बजे तक आपका बेटा आपके घर। मंजूर है? काम नहीं हुआ तो सत्यदेव बोले, रुपए 25,000 काट कर रकम वापस, क्योंकि कभी कभी जज का मूड ठीक नहीं होता। सत्यदेव ने तुरंत समीर को फ़ोन लगाया। हेलो समीर, मैं बाबूजी। बाबूजी, आप हैं कहाँ? मैं कब से आपको खोज रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब ने इनसे मिलने के लिए कहा था ना बेटा। 1 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं। यदि काम नहीं हुआ तो 25,000 रुपये काट कर 75,000 रुपये वापस करेंगे। बाबूजी, आप उनको बताइए कि मैं रकम लेकर आ रहा हूँ, समीर ने कहा और फ़ोन कट गया। सत्यदेव ने रामधन वकील को बताया था कि मेरा बेटा रकम लेकर आ रहा है। ठीक है, तो आप वकालतनामे पर दस्तखत कर दीजिए। आपके बेटे के आने तक पेपर तैयार हो जाएंगे। आपके लिए चाय भेजता हूँ। परेशान मत होइए। सत्यदेव कमरे में अकेले रह गए। क्या ज़माना आ गया है, यहाँ तो न्याय भी बिकने के लिए तैयार है। पैसा पानी हो गया है। इंस्पेक्टर 2 लाख, जज 1 लाख। समीर ब्रीफकेस लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सत्यदेव को खामोश आंखें बंद के कुर्सी पर बैठा पाया। सामने रखी चाय ठंडी हो गई थी। तभी रामधन भी कमरे में आ गए। सर, यह 1 लाख रुपए हैं। ठीक है, आप 11 बजे कोर्ट आ जाइए और सुनिए, बापूजी को मत लाइएगा। वकील साहब, मेरा बेटा मुसीबत में है। सत्यदेव ने मन्नत की। बाबूजी, आप घर जाइए, मैं कोर्ट चला जाऊंगा। आपको मोबाइल से खबर करता रहूँगा, समीर बोला और ऑटो में बैठकर चला गया। सत्यदेव पार्क में बैठकर आते जाते लोगों को देख रहे थे। देखते देखते शाम हो गई। वह उठकर पास के पीसीओ पहुँचे और समीर को फ़ोन लगाया। हेलो समीर। बापूजी, सुजय की जमानत नहीं हुई, उसे जेल भेज दिया गया है। 2 दिन छुट्टी है, सोमवार को ही जमानत होगी। आप हैं कहाँ? घर पर मैं कब से मोबाइल लगा रहा हूँ। सत्यदेव आगे कुछ बोले नहीं। फ़ोन रखकर पैसे दिए और पीसीओ से बाहर निकलकर सोच में पड़ गए कि इस समय घर जाऊंगा तो सब दुकानें खुली होंगी, वहाँ लोग बैठे होंगे, सब एक ही प्रश्न पूछेंगे। इससे तो अच्छा है पहले सोमनाथ वकील के यहाँ चला जाता हूँ।
फिर घर चला जाऊंगा। सत्यदेव जब सोमनाथ वकील के कार्यालय पहुंचे तो अंदर कई लोगों को बैठा देखकर वहीं खड़े होकर सबके जाने का इंतजार करने लगे। अंतिम व्यक्ति जब बाहर निकला तो वह अंदर घुसे। सोमनाथ, सुजय की जमानत नहीं हुई। मैंने तो पहले ही कहा था, खैर प्रयास तो किया। कहते हुए सोमनाथ ने जेल के डॉक्टर को फ़ोन मिलाकर कहा, हेलो किशोर, मैं तुम्हारा चाचा बोल रहा हूँ। बेटा, एक काम था। जेल में सुजय नाम का एक आरोपी गया है। वह अपने दोस्त सत्यदेव का बेटा है। किसी तरह उसे लोहिया अस्पताल में शिफ्ट कर दीजिए। बेटा, सोमनाथ ने फ़ोन बंद करते हुए सत्यदेव की ओर देखा। बोले, सत्यदेव, आधे घंटे बाद लोहिया अस्पताल चलेंगे। किशोर ने कहा, वह कब तक सुजय को शिफ्ट करा देगा? थोड़ी देर में मिसेज सोमनाथ चाय नाश्ता लेकर आई। भाई साहब, आप नाश्ता कर लीजिए। धन्यवाद। सत्यदेव नाश्ते को देखते रहे और सोचते रहे, पता नहीं सुजय ने क्या खाया होगा। आधे घंटे बाद सोमनाथ अंदर से तैयार होकर सत्यदेव के पास आया तो देखा चाय नाश्ता ज्यों का त्यों पड़ा है। वह बोले, अरे तुमने तो कुछ भी नहीं लिया। सोमनाथ, चलो अस्पताल चलते हैं। इतना कहते अस्पताल पहुंचते ही सोमनाथ को पता चला कि सुजय कैदी वार्ड नंबर 7 के बेड नंबर 14 पर है। दोनों वार्ड नंबर 7 में पहुंचे। वार्ड के सामने 4 पुलिस वाले बैठे थे। उनके सामने होकर सोमनाथ 14 नंबर बेड के पास पहुंचे। सुजय के हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी का दूसरा सिरा लोहे के पलंग से बंधा था। उसे छिपाने के लिए सुजय ने चादर डाल रखी थी। सुजय सत्यदेव को देखकर रो पड़ा। वह असहाय खड़े रह गया। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक आगे बढ़कर सुजय से लिपटकर वह फपक कर रो पड़े, बाबूजी, जिंदगी में कोई गलत काम नहीं करूँगा। मेरे कारण आज सब परेशान हैं। सबकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। बाबूजी, पैसा कमाने के चक्कर में मैं बेईमानी करने लगा था। खुद बेईमान बना तो सबको बेईमान समझ लिया। सोचता था सब बिकते हैं, परंतु मेरा सोचना गलत था। ईमानदारी के सामने पैसा कुछ भी नहीं है। मुझे माफ़ कर दो बाबूजी। काश बेटा पैसे बटोरने की अंधी दौड़ से बचने की कोशिश करते। अब तो पता नहीं कौन कौन से शब्द सुनाएंगे लोग। बात करेंगे तो विषय यही होगा। मैं तो पिता हूँ, माफ़ ही कर सकता हूँ, लेकिन दूसरे लोग तो इस बात का मज़ा ही लेंगे। इतना कहकर वह सोमनाथ को साथ लेकर वार्ड से बाहर हो गए। सीढ़ी उतरते उतरते सत्यदेव की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। रेलिंग पकड़कर संभलने की कोशिश करते कि उन्हें सीने में तेज दर्द उठा और उनका शरीर निढाल होकर सीढ़ी से लुढ़क गया। जब तक सोमनाथ कुछ समझते और उन्हें संभालने का प्रयास करते, सत्यदेव की सांसें थम चुकी थी। उनकी आंखें बेबस खुली हुई थी। सत्यदेव इस संसार को छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, रिश्वत लेना बहुत बुरी बात है और उससे भी बुरी बात बेईमानी करना है। किसी से रिश्वत ना लें और अपने इज्जत का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।